पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तब हम अच्छे से ये लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी 4-5 लिमिट्स है, तो अभी उनका कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझो कि इंटरनल ऑडिट की कोई लिमिट्स होती है, केवल उन्हीं कंपनीज को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। अच्छा, तो अब मैं ये पॉइंट वापस से रिपीट कर देती हूँ। आपका इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ एप्लीकेबल, ठीक है? इफ एप्लीकेबल क्यों लिखा है? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं। अगर उन लिमिट्स को आपकी कंपनी क्रॉस करती है, वंश वंश खंडेलवाल, यस मैम। ये आपने किया था या फिर कोई और वंश था यहाँ पे जो लीव करके जा चुका है? कोई और वंश है, कोई आउट सुबह से ही हो रहा है, कोई मैम किसी के नाम से आता जा रहा है, कोई नहीं आता, डिस्टर्ब कर रहा है। चलो तो हम उस इंटरनल ऑडिटर अगर हमारे यहाँ पे बिजनेस में है तो उसका रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर मींस कि एक्सटर्नल ऑडिटर यूज में ले सकता है। क्लियर, समझ में आया इंटरनल ऑडिटर? यस मैम। अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हैं किसी कंपनी की तो आप किसी अनदर कंपनी की एक्सटर्नल ऑडिट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास सीओपी है तो आप कर सकते हैं, बट जिस कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हो उसी कंपनी की एक्सटर्नल ऑडिट आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम पूरे साल उनके ट्रांजैक्शंस को चेक करते आ रहे हैं, ठीक है? लॉजिकली समझो, क्या ईयर एंड पे जाके सीरियसली हम उनके ट्रांजैक्शंस को वापस चेक करेंगे? नो मैम, नहीं करेंगे ना, ठीक है? हम तो यही सीधी सी रिपोर्ट बना देंगे कि भाई सारी चीजें सही है। और जब हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो हम उनके प्लेस पे बार बार जाते हैं, तो क्या हमारी इंडिपेंडेंसी उस एक्सट्रीम लेवल की रहेगी? नो मैम, नहीं ना, हमारे कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस बन ही जाते हैं। तो इसलिए इंटरनल ऑडिटर कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं हो सकता है सेम कंपनी का। ओके, यस मैम। नाउ क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट्स में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। यस मैम, इंटरनल ऑडिट करवाने के बाद एक्सटर्नल ऑडिट की क्या जरूरत पड़ती होगी? इंटरनल ऑडिटर इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, तो वो आपका ओपिनियन आप उसे इजीली, मोहित आप छोटे बच्चे हैं क्या आप लोग? मैम ये कोई और ही है, कोई अननोन से घुस रहा है। मैम ये संडेज की क्लासेस में हमेशा ही हो रहा है। यस मैम, हमारी क्लास तो बच्चे परेशान कर रहे हैं। सुबह एडवांस से चल रहा है। एनोट को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन रहता है, पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है वो। मैम सेटिंग में से ऑफ हो जाएगा। मैम मीटिंग ऑफ, मैम मीटिंग लॉक कर दीजिए आप तो। ओके, सो नाउ इंटरनल ऑडिटर इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए उसका ओपिनियन, उसके ओपिनियन के बेसिस पे हमारे इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपका बिजनेस का एम्प्लॉय भी हो सकता है और आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे आता है, वो आपके प्रेशर में भी आ सकता है। इसलिए इंटरनल ऑडिटर के ओपिनियन पे हम इतना ज्यादा रिलाय नहीं करते, हम केवल उसके वर्क को यूज ले सकते हैं। और उसके ऑडिट के बाद भी एक्सटर्नल ऑडिट करवाना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर 100% इंडिपेंडेंट लेना, उसके लिए पूरी गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग ही इंडिपेंडेंसी मेंटेन करते हुए उसे ऑडिट करनी होती है। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया, नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस क्यों जरूरी है और कहाँ कहाँ से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है? नाउ प्लानिंग से रिलेटेड कुछ चीजें ले रहे हैं हम।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडिट प्लानिंग इज एन इफेक्टिव टूल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ठीक है, एक तो हमें क्या बताना है कि भाई ऑडिट प्लानिंग करने से, ऑडिट प्लानिंग करने से हमारे बिजनेस में जो भी हम ऑडिट करने वाले हैं हमारे क्लाइंट बिजनेस का, उसको करने के लिए ऑडिट प्लानिंग बहुत ही मस्ट है। वेट, ये क्लास में तनीषा हमेशा आती है क्या, या कोई और ही है ये बंदा? यस मैम, क्लास में है मैम। है? ओके। तो इन दो क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है कि ऑडिट प्लान करते हुए हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, और हमें ऑडिट प्लानिंग प्रीत सिंह के नाम। मैम ये मैं नहीं, प्रीत के नाम मैम से मेरा है। बोल्ड लेटर से, आ रही है। मैम मेरा तो बोल्ड लेटर से है। वो अभी कोई एंटर हुआ था अर्शप्रीत नाम से। मैम हम वो रीनेम कर लेते हैं फटाफट से। एक मिनट में सेटिंग्स चेंज करती हूँ। मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ ना, कैसे हो सकता है? मैं सेटिंग एक बार रीजॉइन कीजिए आप। आपने पेंसिल का ऑप्शन ही हटा दो ना। लिंक भेज देना। मैं पासवर्ड से कुछ नहीं होगा, वो अपनी क्लास के बच्चे हैं, अपनी क्लास के। मैं हमारी क्लास के तो ऑन कर, मैम वो इसलिए माइक ऑन नहीं करते, सिर्फ वो बस स्क्रीन पे लकीरें करते। तो मैम आप पेंसिल का ये ऑप्शन हटा दीजिए, आके करेगा भी क्या फिर वो। ऑप्शन आएगा कहाँ पे ये? मैम ये सेटिंग आएगी में या फिर सेटिंग्स में आएगा। मीटिंग सेटिंग्स नीचे दे रखा। मैम बस पेंसिल का ऑप्शन हटा दीजिए, फिर वो बस लॉगिन करके बैठा रहेगा। मैम आप व्हाइट बोर्ड चालू करोगे ना, वहीं पे आ जाएगा डिसेबल ऑप्शन। मैम जो मोर का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करोगे ना, वहां पे आ जाएगा डिसेबल का। मेरे इसमें एक्चुअली सेटिंग्स है ना, जब जूम क्लास मीटिंग ऑन नहीं रहती है तभी चलती है। अभी वो ओपन ही नहीं हो रही है, सेटिंग्स का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आज की क्लास के बाद करवा देना, कर लेंगे। बाद में करते हूँ। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं हम। तो ऑडिटर शेल प्लान हिज वर्क to conduct the audit in an efficient and effective manner, and the following aspects shall be kept in mind while developing the audit plan. Simply यहाँ पे आप लोगों को audit plan डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है वो सारी चीजें लिखी हुई है ना। तो सिंपली अगर हम सोचें तो आपको ऑडिट प्लान करने से पहले नॉलेज ऑफ बिजनेस लेना जरूरी है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जानना जरूरी है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, जो भी हमने चीजें पढ़ी है अभी तक की। तो प्लानिंग करने के लिए किन चीजों का जानना ऑडिटर के लिए जरूरी है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड, अब वो ऑडिट प्लानिंग कर रहा है तो प्लानिंग करते टाइम पे उसे कौन कौन से एस्पेक्ट को फॉलो करना है, कौन कौन से एस्पेक्ट के ऊपर उसे फोकस करना है, उन सारी चीजों का हमें आंसर नंबर 2 देना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 है हमारा क्या कि हमें ऑडिट करते टाइम पे प्रीवियसली
क्या क्या चीजें हमें ऑब्टेन कर लेनी चाहिए ताकि हमें ऑडिट प्लान करते टाइम पे उनको यूज में ले पाए। तो फर्स्ट वन है नॉलेज ऑफ बिजनेस, क्लियर है सबको? यस मैम। सेकंड पॉइंट देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। ठीक है, नॉलेज लेना है इनका। देन डिटरमाइन करना है कि हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे किस एक्सटेंट तक रिलाय कर सकते हैं, ये भी हमें प्लानिंग से पहले ही करना होता है। यस मैम। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। हमें प्लानिंग में क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा प्लानिंग के टाइम पे। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क परफॉर्म्ड, हमें जो भी काम करना है प्लानिंग के बाद में उसे हम कोऑर्डिनेट कैसे करें, क्योंकि ऑडिट करने केवल एक सिंगल बंदा नहीं जाता है, पूरी ऑडिट टीम जाती है ना। जैसे रिलायंस इतनी बिग कंपनी है तो मैं अकेले जाकर के हर एक ब्रांचेस की ऑडिट नहीं कर सकती हूँ। तो नाउ जो भी वर्क परफॉर्म करने वाले हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें भी हमें बिफोर प्लानिंग क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर सबको? मैम नेचर टाइम एक्सटेंड का मतलब है ना किस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है? आपके कौन से नेचर ट्रांजैक्शंस पे हमें कितना टाइम डिवोट करना है और उसका कितना इन डेप्थ चेकिंग करना है। ओके मैम। ठीक है। देन हमें एक चीज हमेशा माइंड में रखनी चाहिए प्लानिंग करते टाइम पे कि हमें प्लान को हमेशा असेस करता रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि प्लान कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। एक बार प्लानिंग करने के बाद में वो वापस से चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं उन ऑडिट प्रोसीजर्स से हमारा रिजल्ट कुछ और आ सकता है, जो हमें एक्सपेक्टेड था जरूरी नहीं है वही आए। इसलिए ऑलवेज एक ऑडिटर को प्लानिंग को क्या करना चाहिए, हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, असेस करते रहना चाहिए। रिवाइज कब करेगा, जब जरूरत है तो उसे रिवाइज कर देना चाहिए। क्लियर सबको? थर्ड पॉइंट भी। मैम नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये, ऐसे 300 है रिलेटेड टू प्लानिंग। हमने फोर्थ ऐसे का नाम पढ़ा है, ऐसे 300 इज रिलेटेड टू प्लानिंग। Planning is not a discrete phase of audit but rather a continual and iterative process। मतलब केवल एक बार आ जाए ये फेज, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे हमने कहा भाई प्लानिंग 5th नंबर स्टेप होती है वहीं पे आपको प्लानिंग करना है और इसके बाद में कभी प्लानिंग करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार आपको प्लानिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, बार बार प्लानिंग करके चेंज भी हो सकती है आपकी। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है कि ओनली वन टाइम करके हम इस काम से फ्री हो जाएं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपकी ऑडिट स्टार्ट होने के बाद में प्लानिंग साथ साथ में चलती चली जाएगी। क्लियर? स्टार्ट कब होती है प्लानिंग? ऑब्वियसली प्रीवियस ऑडिट पूरी होने के बाद में। और कब तक चलेगी? जब तक हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर दिया तब तक हमारी ऑडिट प्लानिंग क्या रहेगी, चलती रहेगी। अच्छा, क्या ऐसा है कि आप जैसे मान लो 5 सालों के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट किया मैंने, आप केवल पहले ही सारा ऑडिट प्लान करे, थर्ड टाइम कभी ऑडिट प्लान ही नहीं करे, ऐसा होगा? नो मैम। हर ईयर हर साल करना पड़ेगा। चलेगा। ऑडिट होगी मैम। हर ईयर हमें ऑडिट प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हर ईयर उनके इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो सकते हैं, हर ईयर उनका एरिया ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे मैं पहले ओनली कॉस्मेटिक्स बनाती थी, कॉस्मेटिक्स में ओनली मान लो क्रीम बनाती थी, अब मैंने मेरा सेगमेंट पाउडर भी कर दिया है, शैम्पू भी कर दिया है, तो मुझे उन पर्टिकुलर एरियाज के लिए भी अगेन प्लानिंग करना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग मेरा था उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेटेजीज चेंजेस कर सकती हूँ, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स चेंजेस कर सकती हूँ, तो अकॉर्डिंगली अगेन मुझे वहां पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि मैं प्रीवियस प्लानिंग को थोड़ा मेरा बेस बना सकती हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 100% ही चेंज हो जाएगा। प्रीवियस प्लानिंग को सामने रख करके मैं मेरा बेस बना सकती हूँ कि अब आपके बिजनेस में लास्ट ईयर से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो हम उनसे पूछ करके हमारे एग्जिस्टिंग प्लान को वापस से रिव्यू कर सकते हैं। सिर्फ इतना जरूर हम कर सकते हैं, बट हमें प्लानिंग तो हर ईयर करना ही पड़ेगा। क्लियर सबको?
मैम तो ये बोल रहे हैं कि फर्दर आपको ऑडिट प्लानिंग रिव्यू करते रहना चाहिए पीरियोडिकली कि आपके यहाँ पे कोई न्यू ऑडिट एरियाज तो नहीं आ गए हैं। अगर न्यू ऑडिट एरियाज आ गए हैं तो आपको आपके एग्जिस्टिंग प्लान में चेंजेस करके उसे अप टू डेट बनाना है। क्लियर? नाउ प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या प्लानिंग होगी हमारे यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल। हमें प्लानिंग के टाइम पे किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि आपकी एंटिटी के ऊपर क्या क्या फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, क्या क्या लॉज और कंप्लायंसेस की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर आती है, हमें कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, आपका मटेरियलिटी मैंने आपको समझाया था, मटेरियल अमाउंट भी हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं प्लानिंग में कि मेरे को किस ट्रांजैक्शन के लिए कितना मटेरियल अमाउंट रखना है, पढ़ा था हमने कल। यस मैम। ठीक है, एक्सपर्ट की असिस्टेंस मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये एक्सपर्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑडिटर नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा आपका ऑडिटर। तो उसे कौन से एक्सपर्ट की नीड पड़ सकती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक्सपर्ट होगा, टेक्निकल नॉलेज का एक्सपर्ट होगा, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, लॉज का हो सकता है। ठीक है, बट अगर मान लो मुझे किसी और चीज में लाइक आप मुझे बोल रहे हैं कि इस मशीन की लाइफ 10 साल है, बट मुझे लग रहा है कि मेरी जो दूसरी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने मुझे कहा था कि इस मशीन की लाइफ 5 साल ही है। ठीक है, सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है। तो अब यहाँ पे मैं तो कोई दावा आपसे कर नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक एक्सपर्ट को हायर कर सकती हूँ, मेरे पास राइट है ना। इसका भी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि मैं यानी कि ऑडिटर दूसरे एक्सपर्ट्स का वर्क यूज में ले सकता है। तो मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं किसी और बंदे को हायर कर सकती हूँ अगर मुझे कोई अदर टेक्निकल इश्यूज में हेल्प चाहिए तो, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसके अंदर तो मुझे कोई हेल्प चाहिए ही नहीं। तो नाउ अब मैंने आपके एक्सपर्ट का असिस्टेंस लिया, उसके बिहाफ पे उसकी रिपोर्ट के मुझे आपके कौन कौन से फील्ड के अंदर एक्सपर्ट की नीड पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे प्लानिंग में ही तय करनी है कि मुझे आपके यहाँ पे कौन कौन से एक्सपर्ट्स की नीड पड़ सकती है। क्लियर? समझ में आया? और उसके जब मेरे को लगा कि यार मुझे आपकी मशीनरीज के लिए एक्सपर्ट की नीड पड़ेगी लाइफ डिटरमाइन करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, आपके मैनेजमेंट से बात करूंगी। तो ये सारी चीजें मुझे कब डिसाइड करना है, मुझे प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड करना है। बट अगर मान लो मैंने प्लानिंग के टाइम पे ये चीजें मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगी, बाद में जब मेरे को ऑडिट कर रही हूँ, अब मुझे फील हो रहा है कि यार मुझे चाहिए एक एक्सपर्ट, तो मैं बाद में भी उसे अपॉइंट कर सकती हूँ। समझ में आया चीज? नीड ऑफ एक्सपर्ट्स असिस्टेंस। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिसके पास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा कोई नॉलेज है। जैसे मुझे मान लो आपके सॉफ्टवेयर पे डाउट है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब वो गड़बड़ मैं तो ऑब्वियसली फाइंड नहीं कर सकती और ना ही मेरे स्कोप के अंदर आती है, तो मैं किसको हायर करूंगी? किसी एक्सपर्ट को हायर करूंगी। ठीक है, तो ये प्लानिंग के टाइम पे मुझे ये पॉइंट भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट है परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये पॉइंट अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को इसको ध्यान नहीं देना है। समझ में आया प्लानिंग के बारे में? मैम ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। 4th हम कर चुके हैं। ठीक है, 5th बहुत बार पढ़ चुके हैं, फटाफट से बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? अ वेल डिजाइन्ड ऑडिट प्लान नीड टू बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। चाहिए? वेल डिजाइंड हो सकता है ना चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट? हो सकता है, हो सकता है बिजनेस में चेंजेस के कारण। चेंजेस क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाए, ठीक है, कोई चेंज इन कंडीशंस हो जाए, या फिर जो नॉलेज हमने पहले ऑब्टेन किया था, वो नॉलेज जो ऑब्टेन किया हम जब प्लानिंग ऑडिट करने गए तब हमें लग रहा है कि यार इंफॉर्मेशन रियल में मैच ही नहीं हो रही है ना, हमने मर्टेलिटी का लेवल गलत डिसाइड कर लिया था। गलती तो हमसे भी हो सकती है ना,
हमने पहले आपके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर थोड़ा रिलाय करके मर्टेलिटी का लेवल बहुत हाई डिसाइड कर लिया, बट नाउ हमें लगता है कि नहीं, लेवल ऑफ मर्टेलिटी मुझे चेंज करना चाहिए, तो मुझे अगेन क्या करनी पड़ेगी, मेरी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। ऑडिट के टाइम पे मेरे ऑडिट एविडेंसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो अगेन मुझे मेरी प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी होगी। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मेरी प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस चेंज हो सकती है। Therefore, the auditor may need to change the overall audit strategy and audit plan based on revised circumstances so as to make the audit effective. इन चेंजेस की वजह से जो भी मुझे चेंजेस करने पड़े वो सारे चेंजेस मुझे मेरे ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान में करने चाहिए ताकि मैं ऑडिट को इफेक्टिवली कैरी ऑन कर सकूं। इन अदर वर्ड्स, ऑडिट प्लान शुड बी डायनामिक एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी दैट इनेबल्स मॉडिफिकेशन। ऑडिट प्लान कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देती हूँ। ऑडिट स्ट्रेटेजी एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ऑडिट प्लान उसका एक छोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे मानो आपको समझाती हूँ, आपको वापस से इनकम टैक्स रिवाइज करना है, पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करना है, तो आपको चैप्टर 1 को कितना टाइम देना है, 2 को कितना टाइम देना है, चैप्टर 3, 4 इस टाइप से जितने भी चैप्टर्स हैं, पूरे इनकम टैक्स को रिवाइज करने का आपका क्या पूरा स्ट्रेटेजी होगा, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी, है ना। स्ट्रेटेजी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटेजी के अंदर छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, जैसे अब मुझे चैप्टर 1 पहले करना है या चैप्टर 3 पहले करना है, दिस इज माय प्लान, है ना। मुझे कौन सा चैप्टर अब पहले करना है, इस चैप्टर को पहले करने के लिए मुझे अब इसके अंदर किस तरीके से काम करना है, पहले मैं इसके नोट्स बनाऊं चैप्टर के या मुझे नोट्स बनाने की नीड नहीं है। ये जो छोटे छोटे डिसीजन स्पेसिफिक चैप्टर के लिए लेते हो वो होता है एक प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। स्ट्रेटेजी क्या हो गई, प्लान्स का एक ग्रुप हो गया, और प्लान क्या हो गया, छोटे छोटे प्लान्स जो हो गए। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लान? यस मैम। यस मैम। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजी और प्लान। बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में से वाइडर स्कोप किसका होता है, तो स्ट्रेटेजी का वाइडर स्कोप होता है ना। जैसे आप लोग कभी पढ़ते ना कि मुझे कोई भी राइवल को जीतने के लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, आप लोग अगर कभी भी पढ़े, है ना, कहीं पे भी तो पढ़ेंगे आप वर्ड क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी बनाना। कंपटीशन से मुझे जीतना है, कंपटीशन में मुझे, तो मुझे क्या बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है। प्लान्स नहीं बनाते हैं हम, क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी के अंदर छोटे छोटे प्लान्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो कभी भी इस तरीके से मैगजीन्स या कुछ पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे अपने आप आपको वर्ड्स का डिफरेंस पता चलेगा। वहाँ पे वो लोग ध्यान रख करके, जो बिजनेस बुक्स होती है उनमें स्ट्रेटेजी और प्लान का पूरा ध्यान में रख करके वो वर्ड्स लिखते हैं, और नॉर्मली आपको वहां पे वर्ड स्ट्रेटेजी मिलेगा। तो आज का आपका होमवर्क हुआ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 आप लोगों के होमवर्क है, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, ये चैप्टर एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इवन ये चैप्टर आपके मॉड्यूल में कहीं गिवन ही नहीं है, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए ये चैप्टर मैंने यहाँ पे डाला है। इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 चैप्टर्स ही आपके क्वेश्चंस ही एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। लीव कर दे। हाँ, कल हम बोला ना आपने 4th और 5th बोला है ना, शायद लास्ट सेकंड, मतलब लास्ट एंड लास्ट सेकंड 2, 4th एंड 5th, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।